अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सिकंदर हयात। आज का हमारा टॉपिक है ब्रूडिंग। ब्रूडिंग समझे, ये चूजे की शुरुआत होती है फार्म पे। ब्रूडिंग का पीरियड खास इंपॉर्टेंस रखता है। ये है भी मुश्किल, लेकिन अगर आपको ब्रूडिंग करना एक दफ़ा आप समझ लेते हैं तो ये बिल्कुल आसान है और इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अक्सर फार्मर हजरात ब्रूडिंग से या एक्सपीरियंस हजरात ब्रूडिंग से, हमें पता है, क्योंकि घबराते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी चल रही होती है। टेम्परेचर भी मेंटेन करना होता है, चूज़े की फीड का भी ख्याल रखना होता है, पानी का भी ख्याल रखना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन अगर आपको सारी चीज़ों की समझ हो कि क्या करना है, कैसे करना है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पीरियड है। और ये आपका जितना अच्छे तरीके से आप लोग करेंगे, तो आपका बर्ड उतना ही हेल्दी रहेगा, आपका बर्ड उतना ही इम्यूनिटी उसकी अच्छी रहेगी, आपकी बर्ड की गट हेल्थ उतनी अच्छी रहेगी और आप लोगों की जो बर्ड की परफॉर्मेंस है वो उतनी ही अच्छी रहेगी। इसमें ब्रूडिंग में सबसे पहले अगर हम बात शुरू करें तो इसमें प्री हाउस हीटिंग सबसे पहले आती है कि आपको शेड कब कब गर्म करना है। चूज़ा आपका कंफर्म हो गया है, लेकिन अब हीटर कब चलाना है और शेड कब गर्म करना है, तो इस बारे में अक्सर फार्मर हजरात, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही ज़रूरी है, जिस तरह हमारे शेड की बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं, स्प्रे ज़रूरी है, फ्यूमिगेशन ज़रूरी है, तो ये भी ऐसे ही ज़रूरी है जिस तरह की बाकी चीज़ें ज़रूरी है। ब्रूडिंग में सबसे पहले आपका पहले स्टेप पे आता है प्री हाउस हीटिंग। अब जो ठंडे इलाके हैं या मौसम आपका ठंडा है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि जी आप एटलीस्ट 48 आवर्स पहले अपना ब्रूडर स्टार्ट कर लें। अपने शेड का टेम्परेचर आप 48 घंटे पहले मेंटेन करना शुरू कर दें। और जो गर्म इलाके हैं या गर्मियों का सीज़न है, तो उसमें हम 12 घंटे पहले ब्रूडर चलाना शुरू करते हैं, क्योंकि आपका टेम्परेचर आहिस्ता-आहिस्ता बनता है और चूज़े के आने से एटलीस्ट 4 घंटे पहले आपको अपने शेड का जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है 32 या 33, वो आपको मेंटेन करना होता है। आपका शेड जितना गर्म होगा, जितना अच्छा होगा, जितना आपका शेड प्री हीट होगा, तो चूज़ा आते साथ ही वो खुश हो जाएगा, उस पे स्ट्रेस कम होगी और उसका उसको जितना मतलब अर्ली वो पानी पे जाएगा, फीड पे जाएगा, ना कि वो एक जगह पे बैठा रहेगा, ना कि वो एक अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेगा। उसका टेम्परेचर खुद उसने मेंटेन नहीं करना होता, शेड के टेम्परेचर के हिसाब से बर्ड ने चलना होता है। तो अगर आपका शेड बर्ड के टेम्परेचर के साथ कंफर्टेबल है, तो बर्ड ने फीड पे जाना है, पानी पे जाना है, ना कि उसने अपना टोलियाँ बनानी है। और टोलियाँ बनाएगा तो वो स्ट्रेस में जाएगा, ना फीड पे जाएगा, ना पानी पे जाएगा, तो बर्ड जो है वो उसमें साइजिंग का इशू, मटरिटी का इशूज़, उसमें स्ट्रेस से बहुत सारी बीमारियों को भी दावत मिलती है, उसमें उसकी इम्यूनिटी भी लो होती है, क्योंकि चूज़ा है, उसका कंफर्ट यहाँ से शुरू होता है कि आप उनको टेम्परेचर पूरा दें। दूसरा, इसमें चूज़े के आने से पहले आप लोगों ने तैयारी करनी है कि जी हमारा चूज़ा आ रहा है, तो उसके लिए हमने जगह कितनी देनी है। वो हर ब्रीडर की अलग-अलग, लेयर की अलग-अलग, ब्रायलर की अलग-अलग एक स्पेसिफिक स्पेस है कि एक बर्ड को आपने कितना स्पेस देना है। तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जी मेरा लेयर है या ब्रायलर है, उसका डे ओल्ड पे कितना स्पेस हमने देना है। तो वो आपको पहले से उसके लिए एक छोटे-छोटे गार्ड बनाने हैं और उस गार्ड के अंदर आपका चूज़ा उतना ही डलना चाहिए जितनी उसकी रिक्वायर्ड स्पेस है। क्योंकि उसको स्पेस पूरी मिलेगी तो बर्ड जो है वो उसको पानी में फीडिंग कराने में आसानी होगी। अगर वो तंग होगा तो ना फीड तक पहुंचेगा, ना पानी तक पहुंचेगा। ज्यादा खुला होगा तो तब भी वो फीड और पानी से उसकी रसद दूर हो जाती है, तो तब भी उसके लिए मसले मसाइल हैं। तो आपको दूसरा स्पेस का ख्याल रखना चाहिए चूजे के लिए। तीसरा, फीडर्स कितने रखने हैं। फीडर्स के रखने का भी तरीका है कि कैसे हमने रखने हैं और कितने रखने हैं। तो वो भी आप लोगों के नॉलेज में होना चाहिए कि जिस गार्ड में जितना चूज़ा आना है, उस हिसाब से आप लोगों ने बर्तन रखने हैं, जिसको हम प्लेट्स कहते हैं। और प्लेट्स आपके चूज़े के तादाद के हिसाब से होने चाहिए और उसकी पोजीशन भी ऐसे होनी चाहिए कि वो चूज़े को एक्सेसिबल हो। और वाटर लाइन्स अगर आपके लगे हैं, तो वो वाटर लाइन्स के नज़दीक-नज़दीक होने चाहिए, ताकि चूज़े को फीड और पानी दोनों के लिए ज़्यादा मशक्कत ना करनी पड़े और ज़्यादा उसको ट्रैवल ना करना पड़े। इसके अलावा ब्रूडिंग में एक प्रोसीजर हम करते हैं डिबीकिंग। डिबीकिंग भी ज़रूरी है। डिबीकिंग एक प्रोसीजर है, आप सबको पता होगा, जो पोल्ट्री से पुराने लोग हैं या सुपरवाइज़र हज़रात हैं। उसमें डिबीकिंग से भी बर्ड काफ़ी स्ट्रेस में जाता है, लेकिन वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो लाज़मी आप लोग करवाएँ। शुरू के हफ़्ते में करवाएँ। उसमें एक चीज़ का ख़्याल रखें कि आपका बर्ड जो है वो उसमें जो भी बंदा आपका डिबीकिंग के लिए आता है, उसको आप लोगों ने देखना है कि वो प्रॉपर तरीके से उसकी डिबीकिंग करे, चोंच को ज़्यादा काटे ना। ज़्यादा काटेंगे तो उसका जो
प्लेट है अंदर, वो ज़ख्मी होता है, उससे खून आता है, खून आने से अक्सर मौके पे ही चूज़े की डेथ हो जाती है। तो एक तो उसको प्रॉपर कटाई करें लेकिन प्रॉपर कटाई करें, क्योंकि चोंच बराबर करना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर चोंच बराबर नहीं होगी तो उसने फीड बराबर नहीं खानी, फीड इनटेक अच्छी नहीं होगी तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और प्रोडक्शन भी उस हिसाब से अच्छी नहीं आती। इसके अलावा फिर मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन्स होती हैं ब्रूडिंग में। ब्रूडिंग में आप जब भी वैक्सीन करें तो आप वैक्सीन का टेम्परेचर का ख़ास ख़्याल रखें। अगर लाइव वैक्सीन करनी है या किल्ड वैक्सीन करनी है तो उसकी हैंडलिंग का ख़ास ख़्याल रखें। एक तो अपना चूज़ा देख के वैक्सीन करें, अगर आपके चूज़े में कोई मसला है तो फिर आप वैक्सीन अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं कि करवाएँ या ना करवाएँ। और वैक्सीन का शेड्यूल भी अपने फार्म की हिस्ट्री के हिसाब से आप लोग अपने वेटनेरियन से या डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि आपके फ्लॉक की या आपके फार्म की हिस्ट्री के हिसाब से वैक्सीन में हम रद्द-बदल कर सकते हैं। कंपनीज़ भी रिकमेंड करती हैं अपने फ्लॉक्स की वैक्सीन्स, लेकिन एरिया टू एरिया और फार्म टू फार्म या फार्म की हिस्ट्री या फ्लॉक की हिस्ट्री, वो देख के भी हम वैक्सीन्स में उसमें चेंज कर सकते हैं कि कौन-सी वैक्सीन हमें कब करनी चाहिए। और वैक्सीन जो भी आप करें, अच्छी कंपनी की वैक्सीन लें। लेने के बाद आप उसका फार्म के अंदर टेम्परेचर का ख़ास ख़्याल रखें कि जिस फ्रिज में आप लोगों ने रखी है तो उसका टेम्परेचर बिल्कुल वैक्सीन के ऊपर लिखा होता है कि कितने से कितने टेम्परेचर में वो रखनी आप लोगों ने चाहिए, तो उसके अंदर ही रखें। फिर वो आप जब चूज़े को शेड में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका भी प्रॉपर तरीका है कि किस तरीके से ट्रांसफ़र करनी है। आपने फ्रीज़र से पहले वो निकालनी है, जो किल्ड वैक्सीन है, वो आप कूलर में शेड तक लेके जाएँ और वहाँ आप उसको लगाएँ तो आपका चूज़ा मिस नहीं होना चाहिए। मुख्तलिफ़ किस्म की नीडल उसमें लगती हैं, छोटे चूज़े में डिफरेंट गेज के लगते हैं, मैच्योर बर्ड में डिफरेंट गेज के लगते हैं। तो चूज़े की उम्र के हिसाब से उसमें नीडल का इंतखाब करें और उसमें आप जो भी वैक्सीन जिस टाइम भी करें, उस टाइम आप चूज़ा ज़्यादा तंग ना करें, आहिस्ता-आहिस्ता करें। चूज़ा तंग करेंगे तो चूज़े पे स्ट्रेस, और स्ट्रेस के अंदर आप वैक्सीन करेंगे तो उसका वैसे इफ़ेक्ट नहीं आता जिस तरह के आना चाहिए। और चूज़े की हालत देख के अगर सेहतमंद चूज़ा हो तो उसको आप लोग वैक्सीन करें। किल्ड वैक्सीन के साथ अक्सर लोग हम लाइव वैक्सीन भी करते होते हैं, तो लाइव वैक्सीन वो आप कतरा करें या पानी में करें या उसका ओरल ड्रॉप करें। उससे पहले आप लोगों ने, जो बंदा उसको करता है, उसके हाथों की सफाई, टैंक में करते हैं तो टैंक की सफाई, अगर आप लोगों ने वाटर लाइन में करनी है तो वाटर लाइन की सफाई, और उस पानी में अगर वो ड्रिंकिंग वाटर में आप करते हैं, उसको मास वैक्सीनेशन कहते हैं, तो आप लोग क्लोरीन के बगैर वाले पानी में करेंगे। क्लोरीन आप 24 घंटे पहले बंद करेंगे, तो उसको मास वैक्सीनेशन कहते हैं, जो पानी में हम पिलाते हैं। तो वैक्सीन्स मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, लेकिन ज़रूरी जो वैक्सीन है उसको आप उनको उस वैक्सीनों को आप लोग बिल्कुल स्किप ना करें। जैसे कि एनडी हो गई, जैसे कि H9 हो गई, जैसे कि एमजी की हो गई, जैसे कि आईबी की हो गई, और जैसे कि मुख्तलिफ़ साल्मोनेला की हो गई, क्योंकि ये वैक्सीनें हैं जो कि आपके फ्लॉक की हेल्थ को और उसकी सेहत को वो ये अच्छा रखती हैं। वैक्सीनें आप टाइम से करेंगे, अच्छी कंपनियों के करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो आपका फ्लॉक हेल्दी रहेगा, प्रोडक्शन आपकी अच्छी आएगी, बर्ड आपका इम्यून रहेगा, अंडे की क्वालिटी आप लोगों की अच्छी रहेगी, चूज़े की क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो आप लोगों का कारोबार अच्छा चलेगा और आप लोगों को प्रॉफ़िट मिलेगा। शुक्रिया।